एक बार फिर से मौजूद हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमरा आरजे सीपीआर लेकर, यानी करंट पर रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवानी पर। हम शुक्रिया अदा करते हैं बीबीसी हिंदी का, जिनके माध्यम से खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं। साल 2010 में हमास के सीनियर मिलिट्री लीडर महमूद अल मबूहू की दुबई के होटल में हत्या की गई। शुरुआत में लगा कि उनकी मौत प्राकृतिक है, लेकिन कई फुटेज खंगालने के बाद आखिर में दुबई पुलिस ने हत्या करने वाली टीम का पता लगा लिया। पुलिस ने बाद में बताया कि अल मबूहू को बिजली के झटके दिए गए और फिर उनका गला घोटा गया। शक से मोसाद पर गई, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। इजरायली राजनयिकों ने दावा किया था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस हमले में मोसाद की भूमिका की पुष्टि करता हो। हालांकि उन्होंने इन हमलों में भूमिका के होने के दावों को खारिज भी नहीं किया, जो कि आमतौर पर इजरायल की नीति के अनुरूप ही है। इजरायल ऐसे मामलों में हमेशा अस्पष्टता बनाकर रखता है। ऑपरेशन जिनमें असफल रहा मोसाद। बहुत सारे सफल अभियानों के बावजूद मोसाद को कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। इन्हीं में से एक ऑपरेशन 1997 में खालिद मिशाल की हत्या करने का प्रयास था। इस घटना के कूटनीतिक संकट पैदा हो गया था। खालिद मिशाल हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे और उन्हें जॉर्डन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि जहर देने वाले इजरायली एजेंट पकड़े गए और इसके बाद इजरायल को मिशाल को दवा देकर बचाना पड़ा था। मोसाद के उस वक्त के प्रमुख डैनी यातूम खुद जॉर्डन गए मिशाल को बचाने के लिए एंटीडोट दिया। इस घटना ने जॉर्डन और इजरायल के बीच रिश्तों की बड़ी दरार पैदा कर दी थी। हमास नेता महमूद अल जहार। साल 2003 में इजरायल ने उन्हें मारने के लिए गजा शहर के एक घर पर हवाई हमला भी किया था। अल जहार तो इस हमले में बच निकले, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे समेत कई लोग मारे गए। हवाई हमले में अल जहार का घर जमींदोज हो गया। लावोन अफेयर। साल 1954 मिस्र को इजरायल के ऑपरेशन सुजैना की भनक लग गई। इस ऑपरेशन के तहत मिस्र में अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकानों में बम लगाना था ताकि वो सुएज नहर विवाद के लिए वहां से अपनी सेनाएं वापस न हटाएं। इस घटना को लावोन अफेयर के नाम से जाना जाता है। ये नाम उस समय के इजरायली रक्षा मंत्री पिनहास लावोन के कारण इस ऑपरेशन को दिया गया था। बताया जाता है सारा ऑपरेशन उन्हीं की योजना थी। इसके अलावा मोसाद को गोपनीय जानकारी जुटाने में भी कई बार असफलता मिली है। योम किप्पुर की जंग। साल 1973 में हुई इजरायल अरब जंग में इजरायल सेना अक्टूबर 1973 में सुएज नहर पार कर मिस्र पहुंची थी, लेकिन पीछे से 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने अचानक इजरायल पर हमला बोल दिया ताकि वो सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में ले सकें। यह हमला यहूदी त्योहार योम किप्पुर के दिन हुआ था और इजरायल को इस हमले की योजना के बारे में पहले से कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। अचानक एक तरफ से मिस्र और दूसरी तरफ से सीरिया ने इजरायल पर हमला बोल दिया और जंग के 2 फ्रंट खुल गए। मिस्र की सेना ने सुएज नहर पार की और सीरिया की सेना गोलान हाइट्स के रास्ते इजरायल में दाखिल हो गई। इस जंग में सोवियत यूनियन ने सीरिया और मिस्र की मदद की और अमेरिका ने इजरायल की सहायता की। इजरायल ने दोनों देशों की सेना को हरा दिया और 25 अक्टूबर को ये युद्ध खत्म हो गया। इससे ठीक 4 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें युद्ध रोकने का आह्वान किया गया था। साल अक्टूबर 2023 के हमले। योम किप्पुर युद्ध के लगभग 50 साल बाद एक बार फिर से इजरायल को अचानक हुए हमलों ने चौंका दिया। 7 अक्टूबर 2023 को गजा बॉर्डर को पार करते हुए हमास ने इजरायल पर हमला किया था और इजरायली अधिकारियों के मुताबिक उसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश नागरिक थे। इसके अलावा उस दिन करीब 251 लोगों को हमास के लड़ाके गजा में बतौर हॉस्टेज उठाकर ले गए। इस हमले की पूर्व जानकारी न होने में मोसाद की विफलता को एक बड़ी चूक माना गया था और कुछ जानकारों ने इसे इजरायल हमास से निपटने की नीति में इसे एक कमजोरी के तौर पर देखा गया था। हमास के हमले के जवाब में इजरायल ने गजा पट्टी के खिलाफ जंग छेड़ दिया। गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल हमले में अब तक 40,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और मरने वालों में अधिकतर आम लोग हैं। बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज रूम से यह खबर प्रकाशित की गई थी और मैं आप लोगों के पास लेकर आया था। यहूदी हिंदू राष्ट्र की मुहिम को मजबूत करने की गर्मजोशी पहले भी की गई है। अपने दौरे के दौरान एक बार इजरायली के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को परे रखते हुए एयरपोर्ट पर जाकर नेतन्याहू की अगवानी की थी और दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिले थे। मोदी जब इजरायल गए थे तब भी दोनों नेताओं के बीच ऐसी ही गर्मजोशी नजर आई थी। भारत और इजरायल दोनों भावनात्मक तौर पर उसका फायदा उठाते रहे हैं। अगर मैं खुलकर आपको बताऊं कि इस गर्मजोशी के पीछे क्या है तो इसकी यहाँ की आंतरिक राजनीति से ताल्लुक है। वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बता सकते हैं कि दुनिया में देखिए, दुनिया में जो एक हिंदू बहुल लोकतंत्र है वो हमारे कितना हक में है। वो यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, ये दोनों पहले दोनों से ज़्यादा उजागर करना चाह रहे हैं। संदीप सूरी ने एक बार वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी से ये बातें की थी और पूछा था भारत और इजरायल में इस गर्मजोशी की ज़्यादा ज़रूरत किसे दिखती है। और इस तरह से वहाँ यहूदी और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक मुहिम है उसे मजबूत करते हैं। वो चलेगा या नहीं चलेगा ये मैं नहीं जानता, जो कोशिश है मैं वो बयां कर रहा हूँ। क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री इजरायल कभी नहीं गए थे।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी करीब 20-25 देशों में गए, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश में नहीं गए। लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता सामने आई, फिर जाना शुरू किया। अब ओमान जाएंगे और फिर मिस्र जाएंगे। शायद इनकी हिंदुत्व विचारधारा इसकी वजह रही हो सकता है वो ऐसा मानते हों। जिस तरह इजरायली एक यहूदी मुल्क है जो मुसलमान मुल्कों में घिरा हुआ है, वैसे ही हम एक मुस्लिम चरमपंथ का शिकार हैं। उसको एक पॉइंट बनाकर अपने रिश्तों को और मजबूत किया जाए, ये विचारधारा बहुत दिनों से चल रही थी। ये 70 के दशक की बात है। हमारे दोस्त मनोहर सोमवी, एक दफा हम और वो इजराइल में थे, तब उन्होंने कहा था कि हमको इजराइल से रिश्ते बनाने पड़ेंगे। मेरी तब कांग्रेस पार्टी के कथित मुस्लिम नेता कहते थे कि इसका मुसलमान वोट के ऊपर फर्क पड़ेगा। मेरी राजीव गांधी से बात हुई, मैंने कहा मुसलमान को नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, इजराइल से रिश्ते या सलमान रुश्दी मुद्दे नहीं हैं। आखिर में रिश्ते जब खुले तब कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक जमाना वो था कि अमेरिका, इजराइल और भारत की विदेश नीति के जो मुद्दे वो उठाएं उसमें हम साथ दे देते थे। अब वो दुनिया बिखर गई है। एक ध्रुवीय दुनिया अब नहीं रही है। पश्चिम एशिया में अब कोई सुपर पावर नहीं है, इसलिए हमारे भी विकल्प खुले हैं। मसलन नितिन गडकरी अभी भी बात कर रहे हैं ईरान के रोडवेज मंत्री से। चाबार का मामला चल रहा है। हालांकि इजराइल के और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हमारे रिश्ते इनसे अच्छे होते जाएं, इसमें बुराई कहाँ है? बुराई नहीं है। इसका हमारे दूसरे द्विपक्षीय रिश्तों पर कोई असर ना पड़े, और अब वो सामने बात दिखाई दे रही है कि ऐसा नहीं है। भारत और इजराइल के रिश्ते किस तरह से विकसित हुए हैं। इजराइल जब बना तब हमारा रुख फलस्तीनियों के मुद्दों पर ज़्यादा था, और अगर आपको याद हो तो उन दिनों में हमारे यहाँ जो पासपोर्ट जारी होते थे उसमें 3 मुल्क मना थे। बाकायदा ठप्पा लग जाता था, नॉट वैलिड फॉर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, सदर्न रोडेशिया और इजराइल। यहाँ तक इजराइल के खिलाफ एक मुहिम थी, वो ज़माना दूसरा था। उसके बाद धीरे धीरे हमारे रिश्ते खुले। सबसे पहले ये लोग अहमदाबाद और गुजरात में गए, और तमाम कांग्रेसों की सरकारों के मुख्यमंत्री गए। इसमें चिमन भाई बहुत आगे रहे। ट्रिप सिंचाई के जरिए ये रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में लगे थे। ये इनकी शुरू की स्कीम थी। उन दिनों इजराइल के अंदर कोऑपरेटिव सिस्टम था, बड़ा सोशलिस्ट सिस्टम था। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद वैश्वीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। तब इजराइल, भारत समेत कई देशों ने आर्थिक नीति बदली। इससे पहले एक प्रवृत्ति यहाँ पर थी, या तो इनसे दोस्ती या फिर उनसे दोस्ती की जाए। लेकिन राजीव गांधी के ज़माने में इजराइल से संबंध बनाने का फैसला लिया गया, जिसको पीवीसी नरसिंहा राव ने पूरा किया। उसके बाद इजराइल के डिप्लोमेटिक मिशन दिल्ली में खोला, और हिंदुस्तान से भी एक राजनयिक गए। फिर भारत अमेरिका के करीब आ गया। लोगों को एक कयास कि शायद बीजेपी के ज़माने में हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्ते ज़्यादा बढ़े हैं। दरअसल ये रिश्ते सबसे ज़्यादा मनमोहन सिंह के ज़माने में बढ़े। बना रहूँगा आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नरवाड़ी पर। धन्यवाद।